पुरोहित साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा और डिबेट को सेट करना चाहूंगा आपके कमेंट्स के जरिए। दरअसल जब कल ये घटना घटी थी, हमने कल भी इस पे एक प्रोग्राम किया था, कई सारे पैनल में गेस्ट थे। कुछ कह रहे थे कि रास्ते जुदा होंगे, मैं भी कह रहा था रास्ते अलग होंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, गठबंधन में ये सब चलता है, ये सिर्फ आवाज उठी है, रास्ता जुदा होने का कोई चांस नहीं। पर आज तो अखिलेश यादव ने कह दिया, बड़े घटक दल ने कह दिया कि वो कौन है, मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दोनों के बीच में रिश्ता तो रहा नहीं। अब ये 3 सीट पर चुनाव लड़ भी लें तो अकेली लड़ेंगी। क्या इनकी राजनीतिक हैसियत इतनी है कि उत्तर प्रदेश में बाइपोलर दिख रही पॉलिटिक्स में ये कोई अपने लिए जगह बना सके? मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अखिलेश यादव छोटे घटक दलों के साथ संबंध निर्वाह करने में असफल लगातार क्यों हो रहे हैं? क्या ये उनके असफलता का परिणाम नहीं है? क्या उनकी असफलता का परिचायक नहीं है? मैं चाहूंगा आप इस पे कमेंट करें। पंकज जी, आपने कहा राजनीतिक हैसियत की बात। देखिए, आदमी कोई सीटें जीत लेता है तो उसकी हैसियत बन जाती है, इसलिए हम किसी के लिए नहीं कह सकते कि वो पिछले चुनाव में उसके कम वोट आए थे तो आगे नहीं बना सकता। मैं किसी बात से सहमत नहीं। राजनीतिक हैसियत किसी की भी चुनाव जीत के आता है उससे बन जाती है। आपने बात की अखिलेश यादव की। देखिए, अखिलेश यादव इंडिया अलायंस के मेजर पार्टनर है उत्तर प्रदेश में। अब उनके अंदर पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल डेप्थ इतनी होनी चाहिए कि सब दलों को साथ लेकर के चलें, और छोटे दल भी हों, थोड़े और बड़े दलों, सबको साथ लेके चलना चाहिए। जब गठबंधन में आप आते हो तो आपको कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और कई चीजों पे सेल्फ कंट्रोल भी रखना पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूं, आम जनता जो इस समय त्रस्त है, वर्तमान जो केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, उससे पब्लिक बहुत परेशान है, खास तौर से बेरोजगारी, महंगाई। अभी आपने देखा कि बाबा बुलडोजर नाम से इतना प्रचारित किया गया, 8 साल का शासन हो गया, तो भी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। कोई खौफ नहीं है अपराधों, कोई खौफ नहीं है किसी अपराधी में। मन में आए जैसा कर रहा, बाद में आप चाहे उसको शूट कर दो, चाहे आप बुलडोजर चला दो, तो खौफ ही नहीं है तो क्राइम होता जा रहा है। ये सब चीजें सबके मन में आई हुई है पब्लिक के। अब इंडिया अलायंस को जो है एक प्रेजेंटेशन करना चाहिए था, वो परसेप्शन ऐसा आना चाहिए था कि भाई इंडिया अलायंस संयुक्त रूप से लड़ रहा है। अब उस परसेप्शन में अगर थोड़ी कमी आएगी तो हो सकता है जनता कहीं ना कहीं, जनता तो इस समय सैंडविच है, बीजेपी की सरकार को देना नहीं चाहती है, अलायंस को देना चाहती है। अलायंस उनके सामने कितना अपना मजबूती से पक्ष रखेगा, असली बात तो होगी कैंडिडेट्स पे। अभी आपने राजनीतिक हैसियत की बात की। पब्लिक इस समय जो है ना, दल बदलुओं से भी परेशान है और बेईमान लुटेरे नेताओं से परेशान है, जो चुनाव तो जीत गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, पर उनकी समस्याओं के समय गायब हो गए। आपने कोरोना काल में देखा, कोई विधायक, मुझे तो इक्का दुक्का तो होगा कोई, लेकिन ज्यादातर विधायक सांसद कहीं घर घर नहीं गए। वोट मांगने तो घर घर जाते हैं, लेकिन पूछने नहीं गए भाई आपका क्या हाल है। तो पब्लिक जो इस समय जो पब्लिक है ना, हर नए चुनाव में नया सॉफ्टवेयर पब्लिक का हो जाता है, और वो ये देखता है कि पिछले 5 साल में ये पार्टियां ये क्या काम हुई, अगले 5 साल में क्या काम आएंगी। तो ये जो चेंजेस आते हैं दिमाग में 5 साल के, उनके पिछले कार्यकाल के, वर्तमान भविष्य में उनको क्या करना है, तो पब्लिक ये सोच के वोट देती है। मान लीजिए पल्लवी पटेल के 3 कैंडिडेट्स में कोई एक भारी कैंडिडेट है, पब्लिक की पसंद है, तो वो जीतेगा। इस समय आपको मैं फिर बता रहा हूँ, पब्लिक, आप जब चुनाव परिणाम आएंगे, जब देखिएगा, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन कई चौंकाने वाले कैंडिडेट्स जीत के आएंगे कई जगह से। कई चौंकाने वाले कैंडिडेट जीत करके आएंगे, आप कह रहे हैं पुरोहित साहब। मैंने राजनीतिक हैसियत पे कोई फाइनल कमेंट्स नहीं दिया था, मैंने बस आपसे पूछा था कि क्या उनकी इतनी राजनीतिक हैसियत है कि वो अकेली चुनाव लड़ सकती हैं। मेरा संदर्भ बस इतना था कि पल्लवी पटेल विधायक भी बनी है तो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर बनी है। आपको बेहतर मालूम होगा, पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल कल अनाउंसमेंट कर भी रही थी, तो वो बार बार कह रही थी कि वो इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ना चाहती। वो दरअसल इंडिया अलायंस पे दबाव बनाना चाह रही थी, वो अखिलेश यादव पर दबाव बनाना चाह रही थी, लेकिन उनका दबाव विफल हो गया। अब आपने दूसरी बात कही परसेप्शन की। परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटीज इन पॉलिटिक्स। पुरोहित साहब, परसेप्शन बनता क्या है? आप जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि आप हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? आपका कुनबा मजबूत दिख रहा है कि आपका कुनबा कमजोर दिख रहा है? सवाल यह उठता है कि जहां पर इतनी माइटी अपोनेंट हो, जो मिशन 80 की बात करती हो,
पिछले 4 चुनाव से जिसने अपने विरोधियों को जीतने नहीं दिया, अगर उसके खिलाफ चुनाव लड़ना है और चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही आप डिवाइडेड हाउस देखते हैं, तो जनता आप पे क्यों भरोसा करेगी? किस लिए भरोसा करेगी? सवाल यह भी है क्योंकि इन तमाम दलों से कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो दिख नहीं रहा है। और आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है। अगर यह फेल हो रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो बीजेपी तो फिर विफल हो जाएगी। इसलिए महेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़ा सीधा सा सवाल है कि क्या अपोजिशन डिवाइडेड हाउस नहीं दिख रहा है? चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही अपोजिशन को लेकर के परसेप्शन बिगड़ नहीं रहा है? क्या छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चलने में अखिलेश विफल नहीं हो रहे हैं? क्या उनकी विफलता चुनाव परिणाम में उनके खिलाफ नहीं जा सकती है? ये सारे ऐसे सवाल हैं, मुझे लगता है, जिसका असर चुनावी परिणाम में दिखाई पड़ेगा। नहीं, देखिए पंकज जी, ये साफ है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अब जो छोटे दल हैं गठबंधन में, खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल का अपना दल हो, और अभी शामिल हुए जो है राजभर की जो सुबह सपा है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको उनकी जो जिस बात पे विवाद शुरू हुआ, राजनीतिक हैसियत, मतलब आपकी विनेबिलिटी क्या है, आप कितना जीत सकते हैं। मुझे जो समझ में आया आपका तात्पर्य वही था कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपकी कितनी कोई सीट जीतने की हैसियत है या कितनी विनेबिलिटी है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो सामाजिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, उसको साधने की कोशिश की है। इसके बावजूद कि उनके पास एक, अगर प्रदेश की बात करें तो उनके पास एक गुड गवर्नेंस का कार्ड है, उनके पास वेलफेयर पॉलिटिक्स है, उनके पास जो है राम मंदिर का शिलान्यास है, मतलब राम मंदिर में भगवान मूर्ति की प्रतिष्ठा का जो पूरा प्रश्न है, उसके साथ साथ उनके पास हिंदुत्व है, उनके पास कल्चरल नेशनलिज्म है, अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, तमाम जो है एज के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जो आखिरी हथियार है हिंदी हार्टलैंड का, कि जातीय समीकरण को साधना, उस पे भी कोई कोताही नहीं बरती है, कोई ढिलाई नहीं बरती है, कोई बहुत लूज कमेंट्स नहीं आए हैं भारतीय जनता पार्टी या जिसे कहें एनडीए के तरफ से। लेकिन ऐसे में मुझे लगता है कि जो अभी मैं बाइट सुन रहा था, ये एक क्वेश्चन उठाता है कि आप अगर 22 में आप 7 लड़के चुनाव लड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। यही भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किया था कि जो इंडिया अलायंस है वो राष्ट्रीय स्तर पे है, न कि राज्य स्तर पे। तब अखिलेश यादव जी को बहुत बुरा लगा था और तमाम इस पे चर्चाएं हुई थी। एकदम वही टोन और टेन्योर है अखिलेश यादव जी का, जो कांग्रेस ने उस समय मध्य प्रदेश में जब सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, समाजवादी पार्टी कुछ सीटें लड़ना चाह रही थी, जिस भाषा का प्रयोग कमलनाथ ने किया था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपरिपक्वता है और ये इसका निश्चित रूप से राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि ये बातें जो आम जनमानस है, जो वोटर है, उस तक पहुंचे इतनी गहराई से। लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिसकी एक बहुत ही सक्षम नेतृत्व जिसने प्रोजेक्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी जिसने एक, अगर विचारधारा की बात करें तो एक बहुत ही उनकी एक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है कि उनकी विचारधारा क्या है। उसमें आज की भारतीय जनता पार्टी को कोई शर्म नहीं है, कोई झेप नहीं है, कोई परहेज नहीं है अपने विचारधारा को सीना ठोक के बोलने की। ऐसी भारतीय जनता पार्टी जिसका संगठन के रूप में अगर हम कहें तो बहुत ही मजबूत है, सक्षम है इस समय, अगर वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो ऐसे और इसके साथ ही वो जो जिस तरीके से वो सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में इस तरीके के बयान मुझे लगता है नुकसान ही पहुंचाने वाले हैं। हाँ,
तमाम मुद्दे हैं जिसमें मैं पुरोहित साहब से सहमत होता हूं कि जो आम जनमानस के मुद्दे हैं, लेकिन क्या उन मुद्दों को विपक्ष एक मुखर आवाज देके उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट में कन्वर्ट करने की हैसियत में है, स्थिति में है, सक्षमता है इतनी विपक्ष की? इस पे बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न यही भारतीय जनता पार्टी को आज की चुनावी रणनीति में, आज के चुनावी परिप्रेक्ष्य में उसको एक आगे की भूमिका देता है। हाँ, जहां तक देखिए, पल्लवी पटेल ने बहुत खुल के राज्यसभा का चुनाव जब था तो साफ बोला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि हमने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट दिया है। तो ऐसे में एक ऐसा दल जो आपके साथ खड़ा था, जब तमाम ऐसे दल, चाहे आप राजभर को देखें, चाहे आप दारा सिंह को देखें, तमाम ऐसे लोग हैं राजनीति में, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में, जिन्होंने बहुत छोटे से मुद्दे पे, छोटे से बात पे, या आप आरएलडी की जयंत चौधरी की बात कर लें, आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन ऐसा दल जो आपकी विपरीत परिस्थितियों में भी आपके साथ खड़ा रहा, अगर आप उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक रूप से एक बचकानी हरकत होगी मेरे हिसाब से। बचकानी हरकत होगी। अब सवाल तो यही है, सवाल ये भी है कि पुरोहित साहब जितने मुद्दों की बात कर रहे हैं वो मुद्दा तो है, पर क्या विपक्ष में वो कैलिबर है? विपक्ष की में वो तारतम्यता है कि वो अपनी बातें जनता के बीच में पहुंचा सके? हाल फिलहाल जितने भी चुनाव हुए, अगर आप साउथ में एक तेलंगाना को छोड़ दें तो विपक्ष की बातें तो जनता ने नहीं सुनी। हमने विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे वोट होते हुए देखा। वोटिंग हुआ, जनता ने बीजेपी को पसंद किया। सवाल यही है। और खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, तो उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा कि जो लोग 2022 से पहले अखिलेश यादव की इमेज बना रहे थे, उनके लिए तरह तरह के नारे गढ़ रहे थे, वो तमाम लोग छोड़ करके जा चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान सहित कई नेता अखिलेश यादव का साथ छोड़ चुके हैं। और आज अखिलेश यादव खुद पल्लवी पटेल के बारे में कह रहे हैं कि नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। क्या मतलब समझा जाए? क्या नहीं पंकज ये जी आप बोलें। नहीं पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। और आप जिस तरह से पूरी राजनीतिक चर्चा को कंडक्ट करते हैं वो बड़ी काबिले तारीफ है। अब धन्यवाद। जहां तक आपका ये प्रश्न है, मैं आपके विचार से बहुत हद तक सहमत हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां तक यूपी का सवाल है, सबसे मजबूत तरीके से अपने आप को समझती है और उसका परफॉर्मेंस भी रहा है। और इसीलिए जो भी विपक्ष दल है और जो इंडिया अलायंस है, उसको उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सावधान और बहुत ज्यादा मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। और आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मजबूती का एक पहलू ये भी है कि आप कितने लोगों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं और उनकी छोटी या बड़ी ताकत को अपनी ताकत में समाहित करके एक मजबूत ताकत तैयार कर सकते हैं। और देखिए, भाजपा इसका एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है कि एज ए राजनीतिक पार्टी अभी वो अपने सफलता के चरम शिखर पे खड़ी दिखती है, लेकिन वो ऐसा कोई प्रयास नहीं छोड़ते हैं जिससे में वो छोटे से छोटे दलों को या इस तरह की विभिन्न तरह की राजनीतिक समीकरणों को सेट करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि मजबूती और निखर कर सामने आए। और जो आपने कहा एक परसेप्शन वाली बात, कि एक परसेप्शन बने कि छोटे बड़े सभी लोग एक विजयी होते हुए रथ पे चढ़ने को तैयार हैं और रथ पे सवार होने को तैयार हैं, तो ये एक परसेप्शन होता है कि अगर लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो एक कॉमन जनता के बीच में ये परसेप्शन बनता है कि आप बड़ी एक मजबूत शक्ति हैं और इसलिए सब लोग उस चढ़ती रथ पे सवार होने की कोशिश कर रहे हैं।
और अगर आप लोगों के उसको नहीं जोड़ पाते हैं तो एक परसेप्शन ये क्रिएट होता है कि आप में या तो वो सामूहिकता नहीं है, या वो उदारपन नहीं है,